जियो न्यूज़ को वक्त देने का शुक्रिया। IMF के हवाले से रिपोर्ट सामने आई, जिस वक्त आप खैबर पख्तूनख्वा में वहाँ इस शोबे को देख रहे थे, ख़ासकर मईशत के हवाले से, तो उस वक्त एक लेटर की भी गूंज थी और IMF का भी तज़किरा हुआ, जिसको लेकर वफाक ये समझ रहा था कि पाकिस्तान की सालमियत पर हमला खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से हुआ है। अब जो IMF ने ये जो उसकी तरफ से डिटेल्स सामने आई हैं, इसको बतौर अपोजिशन जमात कैसे देखते हैं? देखिए, जिस वक्त उस लेटर की भी बात थी, जो उस पर बयानिया बनाया गया था, वो एक प्रोपेगेंडा था कि मैंने उस दिन से आज तक क्लेम किया है कि वो लेटर आप देख लें और आप भी देख लें। उसके टॉप राइट हैंड कॉर्नर पे लिखा है, टू द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान मिफ्ता इस्माइल। IMF को कभी मैंने कोई लेटर लिखा ही नहीं था। और फिर आप उस लेटर के कंटेंट्स देख लें, जहाँ पे मैंने 3 बातें की थी कि अगर खैबर पख्तूनख्वा को कबायली अजला के लिए उसके हक़ का पैसा नहीं मिलता, उस वक्त सैलाब हुए थे 2022 के, उस लेटर से 1-2 दिन पहले ही हुए थे, कि अगर सैलाब की इमदाद में जो शहबाज शरीफ ने पैसा कहा है वो नहीं मिलता, और तीसरी चीज़ जो मैंने डिस्कशंस की थी वफाकी हुकूमत के साथ कि NHP पे अगर जो पैसा हमारी इनफॉर्मल कमिटमेंट हुई थी वो नहीं मिलता, तो फिर जो MOU मैं साइन कर चुका हूँ उसमें ऑटोमेटिकली हमारे पास वो सरप्लस छोड़ने की जगह नहीं होगी जो कि बनती है। और IMF के मुआहदे के मुताबिक उसमें ये लिखा है कि जब ऐसी सूरत हाल हो तो मैं आपको लिखूं। देखिए, तो ये आगाह किया गया था, बुनियादी तौर ये पर आगाह किया गया था। और देखें, उसमें फिर मैंने ये लिखा था कि ख़ास तौर पे कबायली अजला को अगर फोकस ना किया जाए और वहाँ पे इन्वेस्टमेंट ना की जाए तो कबायली अजला की जो सिचुएशन है वो इंतहाई नाजुक है और उसके रिजल्ट्स पूरे पाकिस्तान को देखने पड़ेंगे। जब लोग कंटेंट को नहीं देखते, अब 3 साल बाद देख लें, कबायली अजला में हाल देख लें। और ये वजह क्या है? वजह यह है कि 2018 में जो इंज़माम हुआ, ख़ास तौर पे 2022 में रजीम चेंज के बाद, कबायली अजला से इस हाइब्रिड हुकूमत की नज़र ही हट गई। तो पहली बात तो जो है वो ये हो गई। अच्छा है कि आपने मेरे से पूछा, क्योंकि मुझे याद दहानी का एक मौका मिल गया। दूसरी बात, IMF के रिपोर्ट पे देखिए, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। ये रिपोर्ट हुकूमत के करप्शन का ऑडिट नहीं था। ये रिपोर्ट करप्शन का हवाला तो दिया गया, मैं इसी पे आ रहा हूँ। ये रिपोर्ट, इसका मकसद ये नहीं था कि ये हमें हुकूमत की कारकर्दगी बताए। ये बातें हुकूमत वाले बार बार करते हैं ना, बात इसने सिस्टम की करनी थी। लेकिन, और ये लेकिन बहुत बड़े हैं, कहाँ जो रिपोर्ट जिसने बात सिस्टम की करनी थी, उसने जो हकायक इस हुकूमत के बारे में बताए हैं, अगर किसी हुकूमत में थोड़ी सी भी गैरत होती तो वो रिजाइन कर चुकी होती। लेकिन जिस हुकूमत ने सीट ही चोरी के जो है वो जीते हो, चलिए ये सियासी बात हो गई, ये मान सियासी लिया, नहीं है, ये फैक्ट है। आपने शुरू IMF के खत से किया, उसमें हवाला दिया कि फाटा मर्जर का, तो परसेंटेज कितनी बढ़ जाती है आपका NFC में, हिस्से में? देखिए, जो खैबर पख्तूनख्वा की NFC का इशू है, उसमें सिर्फ कबायली अजला का मसला नहीं है। और ये भी आप अच्छा कर रहे हैं कि आप पूछ रहे हैं। NFC को हम सिर्फ वफाक के लिहाज से नहीं देख सकते। कुछ लोग ये कहते हैं कि NFC को आप जो है वो कारकर्दगी की बुनियाद पे करें, बिल्कुल करें, लेकिन NFC का सिर्फ एक मकसद नहीं होता। NFC के मकासद होते हैं फिस्कल डिस्ट्रीब्यूशन एंड इक्वलाइजेशन, कि जो पैसा गरीबों तक पहुंचना हो या मुल्क के गरीब एरियाज तक पहुंचना हो, वहां तक भी पहुंचे। इस लिहाज से बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा का पहला हक है। ठीक है जी, क्योंकि बलोचिस्तान के साथ तो मैं कहता हूं कि जो 70-80 साल ज्यादती हुई है उसके रिजल्ट्स हम भुगत रहे हैं, बहुत बुरी तरह भुगत रहे हैं। और उसका जो हल है, उसका एक जुज वहां पे सही मानों पे इन्वेस्टमेंट करना है, क्योंकि इस पूरे मुल्क ने बलोचिस्तान के वसाइल पे तरक्की की है। बलोचिस्तान ने नहीं की है, बाकी मुल्क ने की है। और ये कहना काफ़ी नहीं है कि जी वहाँ के सरदारों ने मौका जो है वो ज़ाया कर दिया, हम सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। जहाँ तक खैबर पख्तूनख्वा की बात है, आप चाहते हैं ना कि खैबर पख्तूनख्वा जो है वो अपने पैरों पे खड़ा हो। बिल्कुल ऐसे ही है। तो और ये वैसे मैं आपसे तो सवाल था, लेकिन सवाल जो है
वो पाकिस्तान के डिसीजन मेकर्स से है। उसके खैबर लिए पख्तूनख्वा के कितने वफाक के पास पैसे मैं हैं? आता हूँ, मुझे 2 मिनट दे दें। दो जो है वो शराइत हैं जिस पे खैबर पख्तूनख्वा अपने पैरों पे खड़ा हो सकता है, जो खैबर पख्तूनख्वा के कंपेटिटिव एडवांटेज है। एक तो अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया के साथ ट्रेड। आपकी अफगानिस्तान की पॉलिसी ने पिछले महीने से तोरखम बॉर्डर को रोका है, चले मैं उसका एहतराम करता हूं, लेकिन जब तक हम अफगानिस्तान के साथ और सेंट्रल एशिया के साथ ट्रेड नहीं करेंगे तो खैबर पख्तूनख्वा के पास ना सिंध की बंदरगाह है और ना पंजाब की पॉपुलेशन है। हाँ, एक दूसरा कंपेटिटिव एडवांटेज हो सकता है जो 1973 का आईन हमें देता है कि हमारी बिजली का मुनाफा यानी तरबेला डैम का मुनाफा हमें मिले और कि हमारे गैस पे पहला हक में हमें मिले। वो भी आप एक बात भी नहीं तस्लीम करते। यानी दोनों चीजें तस्लीम खैबर पख्तूनख्वा की नहीं हो रही? नहीं होती। 50 साल हो गया जब बिजली का शोबा और डैम बनाने का शोबा 1956 के आईन में सूबों के पास था, वो वफाक के पास लिया गया, तो शर्त ही ये थी कि इस तरीके से खैबर पख्तूनख्वा को कॉम्पनसेट किया जाएगा। जो वो कॉम्पनसेशन थी जिसको हम NHP प्रॉफिट कहते हैं, उसके कोई 2000 अरब के बकाया जात हैं, उसका कोई हल ढूंढना पड़ेगा। ठीक है जी, ये खैबर पख्तूनख्वा को देने हैं अगर आप वफाक ने खैबर पख्तूनख्वा को। अच्छा, दूसरा मैं 2-3 पॉइंट और भी। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि आप अगर सिर्फ यही NFC का फॉर्मूला निकालें, इसमें खैबर पख्तूनख्वा की पॉपुलेशन 13.5% लिखी गई है। ये 1998 के सेंसस पे है। ठीक, 2017 का सेंसस हो गया, 2023 का सेंसस हो गया। खैबर पख्तूनख्वा की आबादी फाटा के बगैर, सॉरी ये मुझे 2 मिनट दे दें, ये हमेशा फाटा के बगैर खैबर पख्तूनख्वा की आबादी 17% से ज्यादा है। अगर आप सिर्फ फॉर्मूला को अपडेट करते, खैबर पख्तूनख्वा को इस साल 182 अरब रुपए एक्स्ट्रा मिलते। जो 1% शहबाज शरीफ करता है ना कि हम बड़ा एहसान करते हैं, वो 130 अरब रुपए बनते हैं, ये 180 अरब रुपए बनते हैं। आप खैबर पख्तूनख्वा से उस मद में भी पैसे चुरा रहे हैं। तीसरी बात, आप कभी सोहेल अफरीदी को ड्रग डीलर कहते हैं, आप कभी सोहेल अफरीदी को टेररिस्ट कहते हैं। ये वो लेटेंट रेसिज्म है कि कबाइल के लोग हैं हमारे माशरे में, हमने कोशिश ये की है, हालांकि वो एक पढ़ा लिखा नौजवान लड़का है। ठीक है, सॉरी, नौजवान माय पॉइंट इज मैं NFC की हद तक की बात, मैं वही कह रहा हूं ना। बात ये है कि आप ये काम करते हैं लेकिन आप ये नहीं देखते कि फाटा को ना आपने जो इंजमाम के वक्त वादा किया था कि आप 1000 अरब रुपए और NFC का 3% देंगे, ना वो दिया है। वो तो छोड़ें, 2022 के बाद जो फाटा के जारी अखराजात हैं, करंट एक्सपेंडिचर है, उसमें आप हर साल नहीं देते। उसके बकाया जात मेरे ख्याल में तकरीबन 200 अरब रुपए हैं। तो इसका मकसद ये सारा कहने का कि ठीक है, ये मैं मानता हूं कि सूबों को और वफाक को बैठना चाहिए कि जो वफाक के चैलेंजेस हैं उनका हल भी निकालना है। हम पाकिस्तान को बुनियाद यहां से कर लेते हैं, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा का केस बहुत स्ट्रांग है। खैबर पख्तूनख्वा की वो पोजीशन नहीं है जहां पंजाब को एक्स्ट्रा पैसे जो है वो मिलते जाते, और ये पाकिस्तान बनता है, ये 4 बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, 4 सूबे, आपको हर सूबे को अपना हक देना होगा। पॉइंट आपने इस हद तक क्लियर किया। 1998 की मरदमशुमारी के तहत आपके साथ डील किया जा रहा है, 2000 अरब रुपए से ज़्यादा के पैसे हैं तरबेला जैसे प्रोजेक्ट या फिर वहाँ से जो रिसोर्सेज पैदा हो रहे हैं उनका हक नहीं दिया जा रहा। NFC अवार्ड की जो NFC की मीटिंग बुलाई गई है उसमें खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला शरीक होंगे या इनका नुमाइंदा शरीक होगा? मैं बड़ा खुश हुआ हूँ आपका जो सवाल है। नुमाइंदा तो ऑब्वियसली होगा, वज़ीर आला ने खुद कहा है कि वो शरीक होंगे, और ये बार बार सोहेल अफरीदी अपनी मैच्योरिटी दिखा रहे हैं कि देखें, हमने जहाँ पे वफाक के गलत पॉलिसियों के ख़िलाफ़ स्टैंड लेना है वो स्टैंड भी ले रहे हैं, लेकिन जहाँ पे कानून का या अपने सूबे के राइट्स का एहतराम करना है, कानून का एहतराम वो अडियाला जेल के बाहर करते हैं। और जो उन्होंने कल ऐलान किया है कि वो NFC में खुद शरीक होंगे, बिल्कुल ठीक फैसला है, क्योंकि ये खैबर पख्तूनख्वा के हकूक़ की बात। तो आपने अभी ही कहा कि फाटा के हवाले से कुछ चीज़ें हैं। 172 में तरमीम के हवाले से पार्लिमानी राहदारियों में जिक्र हो रहा था, ऑनरलेस लैंड या फिर डिस्प्यूट इसमें क्लियर किया है कॉन्स्टिट्यूशन ने कि सूबे के वसाइल पे सूबे का हक होगा, और वफाक के साथ उसका एक तय किया गया असूल है कि दोनों को बराबरी की सतह पर रखा जाएगा। अगर इसके ख़िलाफ़ कोई फ़ैसला होता है
तो इस पर कोई आईनी तरमीम आती है तो आप इस पर साथ देंगे, इस पर क्या करेंगे फिर? देखिए, जब आप गलत फैसला गलत तरीके में करेंगे, चाहे वो चोलिस्तान पे हो, चाहे वो कालाबाग डैम पे हो, और वो पाकिस्तान की तारीख में कब भी हो, या चाहे वो अभी मादनियात के इशू पे हो, उस पर इससे फ़र्क ही नहीं पड़ता कि मैं रद्द अमल दूँ या ना दूँ। उस चीज़ पे उस इलाके के अवाम, उस सूबे के अवाम खुद ही लकीर ड्रॉ कर देते हैं। हम ये क्यों नहीं समझ सकते कि मुश्किल इश्यूज़ हैं, उनका हल जो है वो मुश्किल डिस्कशन से लेकिन मिल बैठ के होना है। मादनियात के वसाइल हैं ना, उन पे खैबर पख्तूनख्वा का हक है आइन के मुताबिक, लेकिन उन पर पाकिस्तान का भी हक है और उन पे लोकल लोगों का भी हक है। अब जो मिसट्रस्ट पैदा होता है, जिस तरीके से मैंने आपको खैबर पख्तूनख्वा का केस बताया, जो कि 50 साल से हम इसी वफाक पाकिस्तान से इंसाफ मांग रहे हैं, वो मिसट्रस्ट तो ये वफाक के पाकिस्तान की हुकूमत ही पैदा करती है ना, अपने वादों की तकमील ना करके। तो फिर ये इस बात को तक़वियत मिलेगी कि माय पॉइंट इज कि करना इस निज़ाम को ये चाहिए, अगर इसमें थोड़ी सी भी अक्ल हो, कि ये मादनियात के इशू पे बिहाइंड क्लोज डोर्स नहीं, इन डेप्थ एंगेजमेंट करे। अगर वफाक या SIFC चाहती है कि या उसका ख्याल है कि वो कोई बेहतर तरीके में इन्वेस्टमेंट लानी चाहिए, तो पहले तरमीम नहीं लानी चाहिए, पहले खैबर पख्तूनख्वा के मुंतखब वज़ीर आला को, खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली को, सारे स्टेक होल्डर्स को, और बलूचिस्तान में भी उन्हें एतमाद में लिया जाए, लेकिन आप एक क्लियर पोजीशन बता दें कि रास्ता क्या है। आपके जहन में भी कोई रास्ता होगा, वो क्या हो सकता है? रास्ता यही है कि जब खैबर पख्तूनख्वा के वसाइल पे खैबर पख्तूनख्वा को एतमाद लेने के बग़ैर कोई फ़ैसला किया जाएगा, वो सिर्फ PTI के लिए नहीं, वो सारी पॉलिटिकल फोर्सेस के लिए खैबर पख्तूनख्वा पे अनएक्सेप्टेबल होगा। उसकी मुखालफत खैबर पख्तूनख्वा में पीपल्स पार्टी और PMLN के चैप्टर भी नहीं कर सकेंगे। आपका बहुत शुक्रिया।